हेलो एवरीवन, दिस इज सीए पायल श्रीमाल फ्रॉम पेनोरमिक एजुकेशन। आज है डे 25 ऑफ आवर 46 डे एंगेजमेंट स्टैंडर्ड चैलेंज। हमने ऑलरेडी ऐसे 500 की शुरुआत कर दी है। 500 ऑडिट एविडेंस है, 501 भी उसका कंटिन्यूएशन ही है जो कहता है कि एविडेंस इकट्ठा करना है, बट 3 खास चीजों के बारे में। अब 500, 501 ये वाली जो पूरी सीरीज है, इनमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात ध्यान रखें कि केवल एप्लीकेशन बेस्ड आने वाला है। तो अगर आप इनके प्रोसीजर्स सीख जाएं तो भी बहुत होगा। 501 सिलेक्टेड आइटम्स के बारे में एविडेंस इकट्ठा करने की बात करता है, जिसमें इन्वेंट्री, लिटिगेशन क्लेम्स एंड सेगमेंट इन्फो, ये 3 पार्ट्स इसके हैं, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपका इन्वेंट्री बनता है। ऑडिटर ये सबूत इकट्ठा करना चाहता है कि इन्वेंट्रीज की एग्जिस्टेंस और कंडीशंस बराबर है ना, यानी इन्वेंट्री एग्जिस्ट तो करती है ना, और उसकी सिचुएशन कैसी है। देखा जाए तो वास्तविकता में इन्वेंट्री को चेक करने के केवल 2 ही तरीके होते हैं। सबसे पहले आप चले जाओ इन्वेंट्री की फिजिकल काउंटिंग पर। क्या होता है ना कि हर साल हर एंटिटी 31 मार्च अपने ईयर एंड पर अपने सारे ऑपरेशंस बंद करके, अपने सारे स्टाफ को इकट्ठा करके सारी इन्वेंट्री की मूवमेंट रुकवा कर उसकी गिनती करवाता है। हमें एज एन ऑडिटर तब वहां मौजूद होना चाहिए अगर हमारी इन्वेंट्री मटेरियल है तो। वहां जाकर हमें 4 प्रोसीजर्स करने हैं, और वो करने के बाद हम वापस आएंगे और हम देखेंगे कि प्रैक्टिकली जो इन्वेंट्री काउंट के रिजल्ट्स आए हैं शीट में, और किताबों में जो इन्वेंट्री के रिकॉर्ड्स के अंदर जो उसका डेटा है वो आपस में मैच तो करता है कि नहीं। ये रिकंसिलिएशन हमारा स्टेप 2 है। तो जब हम मैम वहां मौजूद हैं तब हमें क्या स्टेप्स का पालन करना चाहिए, तो सुनो। मैनेजमेंट ना बैठकर अपने सारे स्टाफ को अलग अलग इंस्ट्रक्शंस देता है, जैसे कि तुम दोनों ये जो पूरा फ्लोर है इसको तुम लोग काउंटिंग करोगे, तुम दोनों सेकंड फ्लोर पर चले जाना, ठीक है। फिर अलग अलग लोगों को अलग अलग एरिया एलोकेट करने के बाद में ये लोग अलग अलग डिपार्टमेंट्स भी बांट देते हैं। अलग अलग प्रकार की टेप्स दी जाती हैं मार्किंग करने के लिए। सारी की सारी इन्वेंट्रीज को सेग्रीगेट कर देना, लेबल कर देना। फिजिकल काउंट की शीट्स दी जाती है छोटी एंटिटीज में, और बड़ी एंटिटीज के अंदर में इलेक्ट्रॉनिक काउंटिंग होती है। बार कोड लगे रहते हैं, उससे बार कोड रीडर से काउंटिंग होती है। तो जो भी मैनेजमेंट ने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, ऑडिटर उसको इवैल्यूएट करेगा, ऑब्जर्व करेगा कि ढंग से काउंटिंग हो रही है कि नहीं, और फिर जैसे ही कुछ काउंटिंग हो गई वो आगे खुद बढ़ेगा। जिन रैक्स की काउंटिंग हो चुकी है उठा उठा के इन्वेंट्री की कंडीशन देखेगा, तो इंस्पेक्ट करेगा इन्वेंट्री को। और मान लेते हैं कि वहां पे जैसे 250 रैक पड़े हैं अलग अलग इन्वेंट्री के, तो वो रैंडमली रैक नंबर 147 या फिर 153 या 172 जितने भी रैक्स पड़े हैं, किसी भी रैक पे जाकर वहां का काउंट खुद गिनेगा, और फिर एम्प्लॉय की शीट में देखेगा कि उसने उस रैक नंबर में क्या नंबर ऑफ इन्वेंट्री एंटर करी है। अगर दोनों मैच नहीं बैठते तो सबको लपेटे में लेगा। तो इस तरीके से ऑडिटर जेन्युइनली इन्वेंट्री को चेक करता है। अब ये फिजिकल इन्वेंट्री काउंट में जाऊं मैं तब तो मुझे कुछ प्लानिंग करनी पड़ती है। ये फैक्टर्स है जो मेरी प्लानिंग को इम्पैक्ट करते हैं, लाइक कब होने वाली है ये इन्वेंट्री काउंट। गाइस अगर इसका टाइमिंग ईयर एंड पे है तब तो ठीक, ईयर एंड से आगे पीछे हुआ तो वो जो इंटरवीनिंग डेज हैं उनपे भी तो क्या बिका क्या आया मुझे ट्रांजैक्शंस पे ऑडिट करना पड़ेगा। किस जगह हो रही, क्योंकि अगर मल्टीपल लोकेशंस पे एक साथ हो रही है तो शायद मुझे एक टीम को यहां और एक टीम को वहां भेजना पड़ेगा। सिमिलरली अगर बहुत रिस्की इन्वेंट्री है, उसका नेचर कैसा है और वर्क इन प्रोग्रेस है कि नहीं, क्योंकि अलग अलग नेचर की अलग अलग प्रकार से काउंटिंग होती है। जैसे कि हो सकता है लिक्विड इन्वेंट्री हो तो मुझे अलग तरीके से काउंट करना पड़ेगा, और अगर इलेक्ट्रॉनिक्स है तो अलग तरीके से काउंट होगा, बहुत छोटी माइन्यूट इन्वेंट्री है तो अलग तरीके से काउंट होगा। हो सकता है इतना डिफिकल्ट हो कि मुझे एक्सपर्ट की आवश्यकता भी पड़ जाए। अगर कंट्रोल्स उसके ऊपर जो लगे हुए हैं वो काफी सॉलिड है तो शायद मैं कम ऑडिट भी करूं। तो इट डिपेंड्स, इन मैटर्स पे मेरी पूरी प्लानिंग डिपेंड करेगी। अब इन्वेंट्री के रिलेटेड मेन प्रोसीजर्स तो हो गए, हम कुछ खास सिचुएशंस सॉर्ट कर लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि 31 मार्च के अलावा किसी दिन एंटिटी ने कर ली इन्वेंट्री की काउंटिंग, तो ऑडिटर क्या करेगा। देखिए ऑडिटर फिर जिस भी दिन इन्वेंट्री काउंटिंग होगी उस दिन जाएगा, और जितने भी काउंट डेट और एफएस डेट के बीच के डिफरेंसेस है बस ये देख लेगा कि ढंग से रिकॉर्ड हो गए ना।
देखो मोस्टली आजकल एंटिटी ना परपेचुअल इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स मेंटेन करती है, मतलब एवरीडे के चेंजेस एवरीडे ही रिकॉर्ड हो जाते हैं, राइट। तो एवरीडे के चेंजेस अगर एवरीडे रिकॉर्ड हो रहे हैं तो क्या उनकी रिलायबिलिटी है कि नहीं, परपेचुअल इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स रिलायबल है कि नहीं और ढंग से एडजस्ट हो रहे हैं कि नहीं, मतलब जो सेल हुई, जो परचेज हुई, सबकी एंट्री हो रही है कि नहीं। अगर बाई चांस फिजिकल काउंट और परपेचुअल रिकॉर्ड्स में बड़ा डिफरेंस निकला तो हम पूछेंगे कि इसका रीजन क्या था। अब आ जाते हैं बच्चों, अगर मैं इन्वेंट्री काउंट नहीं अटेंड कर पा रही हूं तो क्या, मैनेजमेंट ने कर लिया 31 मार्च को, पर मैं 31 मार्च को नहीं जा पाई, हो सकता है कि मैं अप्रैल फर्स्ट वीक में जा पाऊं, तो कोई बात नहीं ना, उस दिन में टेस्ट काउंट्स कर लूंगी, क्योंकि रैक भी वही पड़े हैं, इन्वेंट्री भी वही पड़ी है, 5-6 दिन में इतना तो क्या मेजर चेंज आ गया होगा, और अगर आ गया होगा तो मैं उन इंटरवीनिंग ट्रांजैक्शन में जो चेंजेस हुए हैं वो भी ढंग से रिकॉर्ड हुए हैं कि नहीं, उस पर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर लूंगी। मैनेजमेंट के सभी प्रोसीजर्स का पालन ढंग से हुआ है कि नहीं और डिस्क्रिपेंसीज को उन्होंने किताबों में ढंग से रिकॉर्ड किया है कि नहीं, ये मैं चेक कर लूंगी। इस साल का उस साल और उस साल का इन्वेंट्री इस साल तो नहीं कर दिया, कट ऑफ प्रोसीजर्स भी मैं बराबर से चेक कर लूंगी। अब बच्चों लास्ट में एक रिटन रिप्रेजेंटेशन मांग लेना मैनेजमेंट से कि उसने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो कंप्लीट है और सभी लिखे गए प्रोसीजर्स का पालन ढंग से हुआ था। थर्ड स्पेशल केस इन्वेंट्री के केस में आता है कि मान लो 31 मार्च का छोड़ो, मैं फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल छोड़ो, मैं कभी अटेंड नहीं कर सकती इन्वेंट्री काउंट। जब मुझे पूछा गया कि इन्वेंट्री काउंट ऑडिटर क्यों नहीं कर रहा, तो ऑडिटर ये थोड़ी बोल सकता है अरे सैटरडे नाइट है अपन नेटफ्लिक्स एंड चिल करेंगे, अपन नहीं बोल सकते। अटेंडेंस इम्प्रैक्टिकेबल का रीजन आपकी जान को खतरा ही हो सकता है, सिर्फ कभी भी कोई टाइम ज्यादा लगना या कॉस्ट ज्यादा लगना is not an appropriate reason for you to omit an audit procedure. Audit procedure omit करना है तो जरूर ऐसी इन्वेंट्री होनी चाहिए जो पहाड़ों की चोटी के कोने पर हो या जमीन के अंदर हो, जहां ऑडिटर की जान को खतरा हो, तभी ऑडिटर जो है मना कर देगा काउंट पे जाने के लिए और तब वो ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स करेगा। ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स में डॉक्यूमेंट इंस्पेक्ट कर सकता है और तो क्या कर सकता है। अगर ये करना भी पॉसिबल नहीं है तो भैया क्वालिफाइड डिस्क्लेमर देने का वक्त आ गया है 705 में, क्योंकि आपको सबूत नहीं मिल रहा है। अब आखिरी टॉपिक पर आ जाते हैं कि अगर इन्वेंट्री मेरे पास है ही नहीं मैम, थर्ड पार्टी की कस्टडी में है, चार टॉपिक एग्जाम में पूछे हुए हैं, तो यार थर्ड पार्टी के पास से तो आप जो हम 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन कल की क्लास में करने वाले हैं वो कर सकते हो। यू कैन राइट टू द थर्ड पार्टी एंड आस्क के उसके पास कितनी इन्वेंट्री किस कंडीशन में पड़ी है, या फिर खुद इंस्पेक्शन करने चले जाओ ना। अगर सामने वाली पार्टी पे भरोसा नहीं है तो थर्ड पार्टी की खुद की इन्वेंट्री काउंट जो होती है उस दिन धमक पड़ो, या फिर उसके ऑडिटर से 3402 वाली के उस एंटिटी के कंट्रोल्स स्ट्रॉन्ग है कि नहीं उसकी वाली रिपोर्ट मंगा सकते हो। डॉक्यूमेंट्स इंस्पेक्शन भी कर सकते हो और साथ ही साथ एक्सटर्नल कंफर्मेशन भी कर सकते हो। ये सारे हो गए आपके स्पेशल प्रोसीजर्स, यानी आपका फर्स्ट पार्ट इन्वेंट्री यहाँ पे खत्म होता है। अब बात करते हैं लिटिगेशन की। गाइस सबके ऊपर लगे होते हैं बहुत सारे अलग अलग केसेस, लेकिन कोई भी क्लियरली आकर बोलना नहीं चाहता कि मेरे ऊपर ये केस चल रहा है। तो उसकी कंप्लीटनेस चेक करने के तो 3 ही स्टेप्स है। मैनेजमेंट की इंक्वायरी ले लो या लॉयर जो इन हाउस है उसकी इंक्वायरी ले लो। देखो ये तो छोटे लोग हैं, इनसे तो मोरली पूछ भी सकते हैं, लेकिन टीसीडब्ल्यूजी बड़ा आदमी और एक्सटर्नल लॉयर बड़ा आदमी, इनसे रिटन बात करनी है। टीसीडब्ल्यूजी और लॉयर के बीच जो मीटिंग्स हुई है उनकी मिनट्स और उनके साथ की गई चैटें, कॉरेस्पॉन्डेंस या कम्युनिकेशन हमको रिव्यू करना है। या फिर ये क्यों लीगल एक्सपेंस अकाउंट इतना मोटा मोटा कैश एंटिटी के बाहर भेज रहा है, क्या कोई बहुत बड़ा केस चल रहा है, इसके बारे में मैं पता करूंगी। अगर मुझे हल्का सा भी रिस्क लगा तो मैं एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से खुद मिलकर बात करना चाहूंगी। पर ये लॉयर लोगों के ना बहुत फेंडे होते हैं, इनका अटर्नी क्लाइंट प्रिविलेज इन पर लग जाते हैं, जिस वजह से ये हमसे बात ही नहीं कर पाते। तो अगर लॉ या इनकी प्रोफेशनल बॉडी इनको प्रोहिबिट करती है तो कोई बात नहीं, हम ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर करेंगे। अगर मैनेजमेंट हमें मना कर देता है, काउंसिल मना कर देता है या ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर से भी सबूत नहीं मिल रहा, तो बेटा क्वालिफाइड या डिस्क्लेम करने के अलावा आपके पास उपाय नहीं है, क्योंकि आपको सबूत ही नहीं मिल पा रहा। लास्ट में बस इतना करिएगा कि मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी को बोल दीजिए एक रिटन रिप्रेजेंटेशन दे दें कि जितने भी एक्चुअल या पॉसिबल लिटिगेशन के बारे में हमें पता है वो हम ऑडिटर को डिस्क्लोज कर चुके हैं या हमने किताबों में भी ढंग से एफआरएफ के हिसाब से डिस्क्लोज कर दिया है। लास्ट पार्ट पर आ जाइए, सेगमेंट इंफॉर्मेशन। यहां लगता है आपको इंड एएस 108 जो कहता है हर एंटिटी को अपने जितने भी सेगमेंट्स है पार्ट के अंदर उनका ढंग से प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर करना चाहिए।
इंड एएस 108 कहता है आपकी टर्नओवर का कम से कम 75%, इस तरीके से सेपरेट डिस्क्लोजर में आ जाना चाहिए। और इसका क्राइटेरिया क्या रहता है, हम टोटल एसेट निकालते हैं, उसका 10% करते हैं, और जिस भी भाई एरिया वाइज, जियोग्राफिकल एरिया वाइज, प्रोडक्ट वाइज, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर वाइज, ईस्ट वेस्ट जोन वाइज, जो भी सेगमेंट मेरा इस क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा उसको मैं सेपरेटली डिस्क्लोज करूंगी। वो क्राइटेरिया नॉर्मली 10% रहती है, टोटल एसेट्स का 10%, प्रॉफिट और लॉस दोनों का विच एवर इज हायर का 10% करेंगे, और जितने जितने सेगमेंट्स उस क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे मैं उसको सेपरेटली डिस्क्लोज करूंगी। मैनेजमेंट ने भी जरूर इसका मेथड निकाला होगा, मैं उसकी अंडरस्टैंडिंग लूंगी कि क्या ये मेथड इंड एएस 108 का पालन कर पा रही है, और थोड़ा थोड़ा टेस्ट एप्लीकेशन खुद ऑडिटर भी कर लेगा उस मेथड का। इसके अलावा सीएफएस पे एनालिटिकल प्रोसीजर्स लगाऊंगी, इस साल का डेटा उस साल से कंपेयर करूंगी, इस सेगमेंट का उस सेगमेंट से कंपेयर करूंगी। अब गाइस, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मेथड लेने में कुछ एक एग्जांपल्स आपकी जो सहायता करेंगे वो ये रहे, जो दो सेगमेंट के बीच में सेल या ट्रांसफर होता है हमें इंटर सेगमेंट को एलिमिनेट करना होता है, तो वो खास करके देख लेंगे। बजट से मैच कर लेना हर एक सेगमेंट में क्या सोचा था और क्या हुआ। अच्छा, जो अपने ओवरहेड एक्सपेंसेस होते हैं, हेडक्वार्टर वगैरह के खर्चे, वो हम सारे सेगमेंट्स के बीच एलोकेट करते हैं, तो उस एलोकेशन का मेथड, एसेट और कॉस्ट दोनों के एलोकेशन का मेथड ढंग से देख लेंगे, और प्रायर पीरियड से उसकी कंसिस्टेंसी देख लेंगे कि पिछली बार कौन कौन इंटर सेगमेंट रिपोर्टिंग में आया था, कौन कौन से सेगमेंट्स ऑपरेटिंग सेगमेंट्स की तरह सिलेक्ट हुए थे, इस बार क्या मेथड अलग किया है और वो अलग क्यों किया है, व्हाट आर द चेंजेस एंड व्हाई आर देयर चेंजेस। इसके साथ आपका स्टैंडर्ड खत्म होता है। होपफुली आप लगातार मेरे साथ पढ़ रहे हैं, 720 आपने अच्छे से किया होगा, 500 भी आप लगातार करते रहें। कल मिलते हैं, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।